हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मजेदार। ये वाला वीडियो जो है ये सेकंड पार्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेकंड का, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 2016 का एक क्वेश्चन और 2015 2014 डीबीटी जेआरएफ बीईटी के क्वेश्चन पेपर के बारे में अबाउट द यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है। लास्ट एक महीना रह गया है। 2-3 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अबाउट व्हाट आर द मेजर टॉपिक्स दैट यू हैव टू रिवाइज इन द लास्ट 20 days। ठीक है, मतलब मैंने अपने टाइम पे क्या रिवाइज किया था एंड आई एक्चुअली गॉट 240 मार्क्स, यू ऑलरेडी नो। सो कैसे हमने वो करेंगे और क्या करने वाले उसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। दूसरी चीज, तुम लोगों के जो कमेंट है, जैसे कि मैंने तुमको ऑलरेडी बोल रखा है, उसके लिए अलग से अपन प्लान करेंगे जैसे सीरीज कवर करते हैं। इम्यूनोलॉजी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो इम्यूनोलॉजी इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि उससे काफी सारे सवाल आते हैं, तो उसको अच्छे से देखना है, वीडियो को प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लेना है, सीधा सीधा ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में तुमको वो टेस्ट डीबीटी जेआरएफ नाम से मिल जाएंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। तो ये वीडियो क्यों आधा हो गया है तुम इसके बारे में जानते हो ऑलरेडी, कि कल मेरे से गलती हो गई और मैंने माइक पे ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हमने ऑडियो के बिना ही रिकॉर्ड कर दिए। पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया था ये, बट फिर वो थोड़ा सा हो गया प्रॉब्लम यार, तो समझ लो यार बाबा। चलो आगे शुरू करते हैं। तो 2016 का एक क्वेश्चन है और 2014 तक अपन इसको कंप्लीट करेंगे। सो काफी कुछ हम कल कवर कर चुके हैं और काफी अच्छे क्वेश्चंस थे इसके अंदर, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बढ़िया क्वेश्चन पेपर था। ये था जहां से हमारी वॉइस जा चुकी थी। मैं थोड़ा सा वीडियो के अंदर गूंगा हो गया था क्योंकि माइक डिस्चार्ज हो गया था। चलो देखते हैं। द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इन सर्टेन रीजन ऑफ डीएनए ऑफ लेंथ 1000 बेस पेयर इज एस्टिमेटेड एज 10 टू द पावर 9 बेस पेयर पर ईयर। सब्सटीट्यूशन रेट दे रखा है कितना? 10 टू द पावर -9 बेस पेयर पर ईयर, ये लिखा हुआ सब्सटीट्यूशन रेट। लेंथ दे रखी है आपको कितनी? 1000 बेसिस। और क्या दे रखा है भैया? If two species diverged approximately 10 million years ago, the fraction of sites that differ between them should be approximately, कितना फ्रैक्शन जो होना चाहिए वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए। सो बेसिकली ये आपसे पूछा गया एवोल्यूशन का रेट। एक तरह से आपको सब्सटीट्यूशन रेट दे दिया गया है, मैं इसको ए वैल्यू बोल देता हूँ, लेंथ को मैं बी वैल्यू बोल दे रहा हूँ और सी वैल्यू में बोल रहा हूँ डाइवर्जेंस टाइम को। कितना डाइवर्जेंस को टाइम हो चुका है? सो 10 इंटू 10 टू द पावर 6 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब मिलियन को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 इंटू 10 टू पावर 6 में। हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको सब्सटीट्यूशन की जो आपकी ये है टोटल सब्सटीट्यूशन कितना हुआ होगा इतने समय में वो देखना है। सो टोटल सब्सटीट्यूशन निकालने के लिए क्या करना है? तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है ना। टाइम कितना लगा, टोटल जगह कितनी है जहाँ सब्सटीट्यूशन हो सकता है 1000 है, और आपका रेट क्या है। तो ए इंटू बी इंटू सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 टू द पावर 6। सही है। ये 10 इंटू 10 टू द पावर 6 को क्या मैं इसको 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 10 टू द पावर 3 है, ये 10 टू द पावर 6 है, ये 10 टू द पावर -9 है। क्या ये कट जाएंगे क्या तीनों एक दूसरे से? बिल्कुल कट जाएंगे। तो टोटल सब्सटीट्यूशन कितना हो गया भैया? कुल मिला के आपके 10 सब्सटीट्यूशन हुए हैं इतने सालों में, मतलब 10 मिलियन ईयर्स में कितने सब्सटीट्यूशन हुए हैं? 10 सब्सटीट्यूशन। बट आपसे ये नहीं पूछा है कि सब्सटीट्यूशन कितने हुए। देखो आपसे क्या पूछा है? कितनी साइट्स अलग होंगी इतने समय में। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? फ्रैक्शन ऑफ साइट्स दैट डिफर। तो क्या होगा वो? सब्सटीट्यूशन कितनी साइट्स में हुआ? 10 साइट में हुआ। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी सब्सटीट्यूशन होने की? 1000 है ना, 1000 बेसिस थे ना। कितना हो गया ये? एक काट दिया 1/100 विच इज 0.01। लेकिन ये 0.01 किस पे है? एट द स्केल ऑफ 1 है। तो हमको किसको करना पड़ेगा? हमको तो परसेंटेज में पूछा गया है। देखो ये लिखा हुआ परसेंटेज में है, ऑप्शंस परसेंटेज में है, तो 0.01 को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 को तो कितना हो गया? ये 1% हो गया ना। तो 1% जो है ये आपका क्या है? एग्जैक्ट क्या है? सब्सटीट्यूशन। मतलब 1% जो साइट्स होंगी आपकी 1000 बेसिस में वो अलग होगी। वैसे तुम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 10 कितना है, 1000 का 10 कितना सब्सटीट्यूशन, 10 सब्सटीट्यूटेड साइट है 1000 बेसिस में से, तो आपका कितना हो गया? 1% हो गया। ये ऐसे भी निकाला जा सकता था अगर परसेंटेज कैलकुलेशन है तो। कुछ भी नहीं किया मैंने, 10/1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो भी इतना ही आता, 1%। ठीक है, सिंपल। सो 1% जो है अब यहाँ पे तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो आप क्या 0.2 पिक करोगे या 2% पिक करोगे? तो हम हमेशा क्या पिक करेंगे?
जो अप्रोक्सीमेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक है बेसिकली हम यहाँ पे। तो 1% से जो जस्ट क्लोजेस्ट वैल्यू है वो क्या है, 2%। 0.2% हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 0.2% होता तो हमारे कैलकुलेशन में 0.5, 0.3, 0.4 ऐसा कुछ आ रहा होता, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 2%। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ ये क्वेश्चन बचा था 2016 का। अब हमारे पास जो सवाल है वो है 2015 पार्ट ए। पहला सवाल, द टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन इज 30 किलो डाल्टन। तो मैं मॉलिक्यूलर वेट को 30 किलो डाल्टन को डाल्टन में लिख देता हूँ कि भाई साहब हमारे पास 30,000 डाल्टन का एक प्रोटीन है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द एमआरएनए एनकोडिंग दिस पॉलीपेप्टाइड विल बी क्लोज टू मतलब अप्रोक्सीमेटली पूछा है वापस से। 30,000 डाल्टन का हमारे पास में एक प्रोटीन है। एक अमीनो एसिड रेजिड्यू का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है जब वो किसी पॉलीपेप्टाइड में होता है, जब मैं अमीनो एसिड बोल रहा हूँ तब मैं सिंगल अमीनो एसिड की बात कर रहा हूँ, जब मैं अमीनो एसिड रेजिड्यू बोल रहा हूँ तब वो क्या है, आपका पूरा चेन के अंदर है। तो इससे आपको कैंसिल किया आपने, 11 से 3000 को काटा, तो 11 से जब तुमने 3000 को काटोगे तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ये होगा आपका 272.7 272.7। ये क्या है सर आपके, ये आए 272.7 अमीनो एसिड्स, है ना, क्योंकि एक अमीनो एसिड का इतना मॉलिक्यूलर वेट था, टोटल मॉलिक्यूलर वेट इतना है प्रोटीन का, तो कितने अमीनो एसिड ने इतना मॉलिक्यूलर वेट बनाया होगा, 272.7 अमीनो एसिड्स ने। लेकिन 272 जितने अमीनो एसिड है उतने कोडॉन्स भी होंगे। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो उतने कोडॉन्स होंगे। तो एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो 272 मल्टीप्लाइड 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, ये हो गए आपके 818.18 न्यूक्लियोटाइड। तो 818.18 न्यूक्लियोटाइड किससे क्लोज है, 800 या 900 से? ऑब्वियसली 800 से क्लोज है, ये इसका आंसर है। और अगर तुम चाहो तो एक स्टॉप कोडॉन भी यहाँ पे डाल सकते हो, 3 न्यूक्लियोटाइड उसके लगा दोगे तो 820 के आसपास, 821 के आसपास ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अच्छा ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मेथड्स में मैंने सॉल्व करवाया था क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच टाइप ऑफ केमिकल म्यूटाजन इज इनकॉर्पोरेटेड? कौन सा टाइप का केमिकल म्यूटाजन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है जीनोम में जब आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है वाया डीएनए पॉलीमरेज। अल्काइलेटिंग एजेंट, पॉलीमरेज से कोई लेना देना नहीं है। बेस एनालॉग्स, डेफिनेटली बेस एनालॉग्स लग जाते हैं, जैसे आपका फ्लोरोयूरेसिल वगैरह, इस तरीके के बीआरडीयू वगैरह, ये सारे फ्लोरो आपके क्या होते हैं, बेस एनालॉग होते हैं, जो थायमिन के एनालॉग होते हैं हमारे, और अलग अलग बेस के एनालॉग्स होते हैं। डीएमाइनेटिंग एजेंट, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, इन सबका कोई लेना देना नहीं है आपका। सवाल यहाँ पे था रेप्लिकेशन के दौरान कौन सा जुड़ सकता है, तो इसका सीधा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी पे बात करते हैं भैया। पार्ट बी का पहला सवाल, अल्फा एमिनिटीन, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बात करी है। पॉलीमरेज 2 मोस्ट सेंसिटिव। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज 3 ऑफ ई कोलाई। डीएनए पॉलीमरेज 3 ऑफ ई कोलाई क्या करता है? ऑब्वियसली शुरुआत करवाता है, डीनोवो सिंथेसिस करवाता है। डीनोवो सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ प्राइमर, हाँ ध्यान रखना प्राइमर तो लगेगा। प्रिंसिपल रेप्लिकेटिंग एंजाइम है ये। इन्वॉल्व इन रिपेयर ऑफ डैमेज डीएनए, नहीं ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि रिपेयर के लिए हमारे पास दूसरा एंजाइम है। रीस्टार्ट और एप्लीकेशन फॉर्म, ये रीस्टार्ट कराने के लिए जरूरत पड़ती है क्या इसकी? हाँ पड़ती तो है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन 1 है। और इन्वॉल्व इन डीएनए रिकॉम्बिनेशन, डीएनए रिकॉम्बिनेशन में एग्जैक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेजरली जो इसका आंसर है वो क्या है आपका, ये डीनोवो सिंथेसिस, मेन प्रिंसिपल रेप्लिकेटिंग एंजाइम, ध्यान रखो इसके बारे में, रेप्लिकेटिंग एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following enzymes is required to release the tension imposed by uncoiling of strand? अच्छा, तो जब आप अनकॉइलिंग करते हो तो आप क्या करते हो, जब आप अनकॉइलिंग करते हो तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव सुपर कॉइल जनरेट होता है, क्योंकि आपके क्या होते हैं, ट्विस्ट कम होते हैं। तो ट्विस्ट कम होते हैं, लिंकिंग नंबर इज इक्वल्स टू ट्विस्टिंग नंबर पर रीडिंग नंबर, ये बात जानते हैं अपन। तो अगर हम ट्विस्टिंग को कम करना चाह रहे हैं खोल के, इसका मतलब क्या होगा, लिंकिंग नंबर भी गिरेगा। हम चाहते हैं कि लिंकिंग नंबर हमारा क्या रहे, सेम रहे, तो हम क्या करते हैं, रीडिंग नंबर को बढ़ाते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप ट्विस्टिंग नंबर को घटा रहे हो, मतलब आप खोल रहे हो, ट्विस्ट खोल रहे हो, ट्विस्टिंग नंबर समझते हो ना, इस तरीके से इसको ऐसे कर दिया, ये ट्विस्टिंग नंबर कम कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। सो ये बेसिस जो है, इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो रीडिंग बढ़ रही है, रीडिंग बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइल इंट्रोड्यूस हो रही है, और पॉजिटिव सुपर कॉइल जो अपने आप हो रही है उसको वापस नेगेटिव सुपर कॉइल करने का काम किसका होता है, टोपोइसोमरेज क्लास 2 यूजुअली, व्हिच इज डीएनए गाइडेज। यूकैरियोट में नहीं था ये, वरना हम टोपोइसोमरेज बोलते। अगला, द डीएनए सीक्वेंस इज एटीजी। डीएनए की सीक्वेंस जो है वो एटीजी है, एटीजी, ठीक है। व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए? टीआरएनए के एंटीकोडॉन में क्या सीक्वेंस होगा उसके बारे में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे डीएनए के सीक्वेंस की जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा, एंटीकोडॉन ऑफ टीआरएनए का मतलब जो इसके अगेंस्ट आएगा, तो इससे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा,
तो ये अगर मान लो 5 प्राइम इधर लिखा हुआ है ना, और इधर अगर 5 प्राइम है, ठीक है, 5 प्राइम इधर है, इधर 3 प्राइम है, तो इसके बेसिस पे इसका उल्टा क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम होगा, तो यहाँ पे होगा सी, और इसका अगेंस्ट क्या होगा इधर, सी, टी के अगेंस्ट क्या होता है ए, और इसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे ए के अगेंस्ट टी हो जाएगा, है ना। इसके जैसा अब यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस तुमको देखने को मिल रहा है ना, इसके जैसा कौन सा सीक्वेंस तुमको देखने को मिल रहा है, जरा उसको पकड़ने की कोशिश करो। इसके सामने जो होगा, तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, फर्स्ट सी ए यू, यहाँ से पढ़ना है इसको, देखो यू तो होगा नहीं, टी तो होता ही नहीं, क्योंकि तो इसके अंदर आपका टीआरएनए में क्या होगा, अल्टीमेटली आपका यू होगा, तो सी ए यू, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ोगे तो कैसा आएगा, सी ए यू। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रोसीजर से ध्यान रखना है कि आपका डीएनए सीक्वेंस ऐसे दे रखा है, और यहाँ पे आपको जब इसको आप एमआरएनए बनाओगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो जो डीएनए की सीक्वेंस होगी वो एंटीकोडॉन होगा, बेसिकली कहने का मतलब इतना सा है, और नहीं कोडॉन होगा, और उसके बेसिस पे आपका ये सीएयू आंसर होगा, है ना। इसका और कोई पॉसिबल है क्या, टी ए सी आंसर हो सकता है क्या, ये वाला हो सकता है, पॉसिबल है टी ए सी आंसर होना, इसके बताना मेरे को, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 ट्राई करना है इसको, फिर बताना, मतलब हो सकता है क्या ये भी आंसर। चलो अगला बात करते हैं, Which region of mRNA contains Shard-Dalgano sequence, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 प्राइम यूटीआर, 5 प्राइम यूटीआर में हमारे पास Shard-Dalgano सीक्वेंस मिलती है, और उसके बाद में फिर आपका इनिशिएशन ऑफ क्या होता है, ट्रांसलेशन के ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, राइट। नाउ which of the following statement is not true for eukaryotic DNA replication, eukaryotic DNA replication के बारे में क्या सही नहीं है, मल्टीपल ओरिजिन ARS तो होते हैं यार, it is a very synchronized, yeah it is synchronized to cell cycle, it does not involve Okazaki fragment, it involves Okazaki fragment, it require licensing, yeah it definitely require licensing, तो क्या गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, बहुत ही डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, in vitro characterization of E. coli DNA polymerase shows an error rate of 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 7 per base pairs. However, in vivo, the observed mutation rate is 10 to the power minus 9 to 10 to the power minus 10 per base pair. ऐसा क्यों होता है, मतलब अगर आप इन विट्रो देख रहे हो तो एरर ज्यादा है, और खुद लिविंग सेल में देख रहे हो तो एरर कम है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, सिंपल आंसर है। तो क्या है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, देखो यहाँ पे इन विवो इज लेस प्रिसाइज, ऐसा तो नहीं होता है, डीएनए लेस प्रिसाइज होता है। ई कोलाई हैज अ मैकेनिज्म फॉर रिव्यूइंग सच एररनेस इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेसिस, या दिस इज ट्रू, है ना। और यही है कारण कि भैया आपका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है हमारे पास जिसका नाम क्या है, प्रूफ रीडिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बाकी ऑप्शंस में कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है, द रीजन फॉर सच नॉट नोन येट वी नो, और इसके अलावा द मैकेनिज्म बाय व्हिच डीएनए पॉलीमरेज एम्प्लीफाइज लीनियर डीएनए यूज्ड इन विट्रो इज डिफरेंट। भाई साहब एक ही काम करता है डीएनए पॉलीमरेज के पास में, कुछ काम दूसरा नहीं है कि प्री एग्जिस्टिंग 3 प्राइम OH होना चाहिए और इनकमिंग 5 प्राइम फॉस्फेट, बस, ठीक है, समझ आ रही। नेक्स्ट, what region of an mRNA is most commonly associated with transcript destabilization? Destabilization मतलब टर्मिनेशन से रिलेटेड है, और टर्मिनेशन हमेशा किधर होगा, 3 प्राइम यूटीआर के थ्रू होगा। miRNA जो है वो भी आपका 3 प्राइम यूटीआर पे ही टारगेट करता है, उसके बारे में रीड कर लेना, आरएनए साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of replication require a break in the nucleotide strand? मतलब आप रेप्लिकेशन तो करना चाहते हो लेकिन आपको न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को काटना पड़ेगा। थीटा रेप्लिकेशन में कुछ नहीं होता ऐसा, ए कोलाई वगैरह में देखते हैं अपन। रोलिंग सर्कल, डेफिनेटली रोलिंग सर्कल मोड में क्या होता है, जैसे आपके पास में एक स्ट्रैंड होती है, दूसरी स्ट्रैंड जो होती है उसके अंदर कट लगता है, वो ऐसे करके आगे चली जाती है, और यहाँ से ये वाली स्ट्रैंड जो होती है आगे बनने लगती है, ये आगे बढ़ती जाती है, ये तो होता है रोलिंग सर्कल मोड ऑफ रेप्लिकेशन, पढ़ा है अपन ने। लीनियर यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन गलत है, थीटा एंड लीनियर दोनों ही गलत है। अगला, mismatch repair in bacteria distinguishes between old and new strand of DNA by the basis of, या on the basis of, sorry, so इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली डिफरेंस इन बेस कंपोजिशन ऑफ टू स्ट्रैंड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपकी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स आपके बैक्टीरिया में मिलेंगे क्या, ये भी गलत है। बेस एनालॉग ऑन द न्यू स्ट्रैंड, बेस एनालॉग्स नहीं लगते नए स्ट्रैंड पे, बेसिस लगते हैं। और मिथाइल ग्रुप ऑन दी ओल्ड स्ट्रैंड, ये सही आंसर है, मिथाइल ग्रुप ऑन दी ओल्ड स्ट्रैंड। क्या होता है, जीएटीसी सीक्वेंसेस होती हैं आपकी, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन में भी यूज करते हैं। जीएटीसी सीक्वेंसेस पे ए के ऊपर मिथाइलेशन होता है। मुझे इसका एंजाइम बता सकते हो क्या, कौन सा एंजाइम से मिथाइलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट म्यूटेंट शोज decreased expression of 5.8 as rRNA, 5 as rRNA and CDC2 mRNA। मतलब 5.8 as rRNA कौन करता है, RNA polymerase 1, 5 as rRNA कौन करता है, RNA polymerase 3, कल बताई थी ये बात, और CDC कौन करता है,
आरएनए पॉलीमरेज मतलब एमआरएनए की बात हो रही है, सीडीसी तो मतलब ही नहीं है कुछ, एमआरएनए इंपॉर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज 2। अब ये तीनों में ही कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये कारण क्या है इसका? अब आपको समझना पड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 तो हो नहीं सकता, वरना 2 और 1 में कोई दिक्कत आ रही है, 1 भी नहीं हो सकता वरना 2 और 3 में कोई दिक्कत आ रही है। तीनों में क्या चीज कॉमन है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स। ध्यान देना, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा लेस प्रमोटर में भी जुड़ते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टाटा सीक्वेंस होगी तभी वो जुड़ सकते हैं, इसके बारे में एक बार स्टडी कर लेना, अच्छे सवाल आते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट, सीक्वेंशियल स्टेप इन द सीडीएनए कोडिंग, ये ऑलरेडी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement about transcription in E. coli is correct? ई कोलाई के ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा गया और कहा है सही कौन सा है? द 10 सीक्वेंस इज ऑलवेज एक्जैक्टली 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड। नहीं सर, ऑलवेज गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 10 बेस पेयर का ही अंतर होगा। द इनिशिएटिंग न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज जी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जो आपका एमआरएनए बने वो जी न्यूक्लियोटाइड से ही बने। द इंटरवीनिंग सीक्वेंस बिटवीन -35 एंड -10 सीक्वेंस इज हाईली कंजर्व्ड, ये जरूरी नहीं है, कंजर्व नहीं है, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग सीक्वेंसेस देखने को मिलेगी, स्पेसर एलिमेंट्स बेसिकली अलग अलग हो सकते हैं वो। द डिस्टेंस बिटवीन द -35 -10 सीक्वेंस इज क्रिटिकल फॉर ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपकी प्रमोटर जो है उस पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग डिसाइड करती है, और इसी वजह से हम इसमें स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और वीक प्रमोटर जैसी बातें कर पाते हैं, और इसीलिए यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अबाउट करेक्ट पूछा था, है ना। अगला, ये भी ऑलरेडी हो चुका है ना। इसमें मैंने बताया था मेजर ग्रुप पे बाइंड करता है, माइनर ग्रुप पे टीबी पे बाइंड करते हैं, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, बाकी सब मेजर ग्रुप पे बाइंड करते हैं। A closed circular DNA molecule is treated with saturating concentration of the intercalator followed by treatment with topoisomerase until it is completely relaxed। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? एक क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है, ये क्लोज सर्कुलर डीएनए बनाते हैं अपन ऐसा। अरे यार मजा नहीं आया इसमें, वापस से बनाते हैं। ये हो गया अपने पास एक क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। अब एक क्लोज सर्कुलर डीएनए है हमारे पास में, जिसको हमने क्या किया, इंटरकेलेटर से ट्रीट करवाया। जैसे आप इंटरकेलेटर से ट्रीट करवाओगे, इंटरकेलेटर क्या करते हैं, आपके बेस एनालॉग को ये इंटरप्ट करते हैं, और इंटरकेलेटर जो होते हैं जब ये बेस एनालॉग को आपका इंटरप्ट करते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि जो लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो खराब हो जाती है। लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब खराब होती है इस वजह से आपकी दोनों स्ट्रैंड्स जो होती है वो एक दूसरे से छूटने लगती है। जब ये एक दूसरे से छूटने लगेगी तो आपका क्या होगा, वापस से ट्विस्टिंग नंबर कम होने लगेगा, और ट्विस्टिंग नंबर जब आपका कम होने लगेगा तो फिर आपका क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव सुपर कॉइल डेवलप होगा। डेफिनेटली ऐसे ही होगा, है ना। बट अभी तक ये स्थिति, आगे क्या बोल रहे हैं जरा देख लेते हैं। इफ द इंटरकैलेटर इज रिमूव्ड नाउ बाय डायलिसिस, ठीक है, आपने डायलिसिस करके इंटरकैलेटर को हटा दिया और टोपोआइसोमरेज से आपने वापस से ट्रीट करके उसको कंप्लीटली रिलैक्स करने की कोशिश करी है, द डीएनए मॉलिक्यूल विल बी। देखो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा तुमको, यहाँ थोड़ी सी ना ट्रिकी पॉइंट है। ट्रिकी पॉइंट यूं है कि जब हम इंटरकैलेटर यूज कर रहे हैं और जब हम उसको पूरा खोल रहे हैं फिर हम टोपोआइसोमरेज दे रहे हैं, तो हमको ये नहीं बताया गया है कि जो आपका कंप्लीट आपका क्या है, अंटिल कंप्लीटली रिलैक्स तक हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे श्योरिटी से नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के साथ जो मुझे लग रही है, या जो मैंने बहुत रिसर्च तो नहीं बोलेंगे बट हाँ पढ़ते वक्त मुझे समझ में आई कि इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो कंप्लीटली रिलैक्स्ड है ना, ये कहाँ गया, ये क्लोज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ये कैसा है, ये रिलैक्स्ड डीएनए है या ये नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए है। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये रिलैक्स्ड डीएनए है, और अगर ये रिलैक्स्ड डीएनए है, ये नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए नहीं है, तो आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग उसके अंदर रुक जाएगी, चाहे आपने उसको कंप्लीटली रिलैक्स करने की कोशिश करी हो। तो इसी वजह से इसका जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए वो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। इट विल बिकम नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड, बट ये विल बिकम वाली बात थोड़ी अलग है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैसे ही होता अगर नेगेटिव सुपर कॉइल से शुरू होता। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा कि वो पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड होगा थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि आपने जब इसके अंदर ट्विस्टिंग खत्म करी, फिर आपने जब वापस से इसको सेट किया, टोपोआइसोमरेज करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो पूरा पॉजिटिव सुपर कॉइल हटा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वी आर ट्राइंग बट हमको इसके बारे में पता नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग है, सच बात बताऊं तो इस पे चैलेंज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का पार्ट है भाई साहब, आखिरी पेपर पे चल रहे हैं। पहला सवाल देख लो। A 300 base pair long B form of plasmid DNA has 20 complete turns. This DNA molecule is, देखो सीधा सीधा बोल दिया, बी फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। जब भी आप सेल के अंदर कोई डीएनए की बात करते हो तो सेल के अंदर जितने भी डीएनए मिलते हैं वो सारे कैसे होते हैं, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड। ये दिखने में तो भले कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है, सॉल्व नहीं करना है। अगला,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम बना के देख लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, चलो इसको बना के देखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, ए है इधर, तो ए इधर से, तो इधर तो सी के सामने क्या लगेगा, जी लगेगा। पढ़ने में गलती हो गई, ये नहीं है ना, समझ में आया ना, सी के सामने क्या लगेगा, 5 प्राइम से जी लगेगा, तो 5 प्राइम से जी पढ़ रहा हूँ, इधर 5 प्राइम से ए पढ़ रहा हूँ, तो गलत हो गया है पहला वाला। तो दूसरा देखो ए टी जी सी सी जी, तो वापस से इसमें गड़बड़ हो सकती है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ए इधर से पढ़ोगे और इधर से फिर सी पढ़ोगे, तो ये भी गड़बड़ है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, तो सी क्या है, सी है, और इधर टी के अगेंस्ट सामने ए आएगा, ये भी गड़बड़ हो गई। आखिरी पे देखते हैं अब, 5 प्राइम इधर लिखता हूं मैं, ए जी जी सी सी टी, देखो टी सी सी जी जी ए, टी सी सी जी जी ए, अगर 3 प्राइम से पढ़ रहे हो तो, 5 प्राइम से पढ़ रहे हो तो ए जी जी सी सी टी, ए जी जी सी सी टी, यही आंसर पैलिंड्रोम, ऐसे बनाना है। नेक्स्ट, the nucleotide sequence in an mRNA is 5 prime UA AUG ACC, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, okay, assuming that ribosome could translate this mRNA, how many amino acid long would you expect the resulting polypeptide chain will be? सबसे पहले तो 5 प्राइम से जब आप शुरू कर रहे हो स्कैनिंग, तो ये आपका AUG से शुरू होगा, पहला मेथियोनिन यहाँ पे लगेगा, उसके बाद ACC, तो UCAG की पूरी टेबल अपने को अच्छे से याद रखनी है दादा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो बता देता हूँ टेबल थोड़ा सा, मतलब डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे, बट ऐसे तुमने टेबल पढ़ी होगी ना। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ऐसे टेबल बनाते हैं 64 कोडोन, 64 कोड्स की, यू सी ए जी, यहाँ पे भी ले लेते हैं यू सी ए जी, फिर यहाँ पे यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, फिर यू सी ए जी, ऐसे करते हैं। आपसे बोला गया है कि ए सी सी, तो ए सी सी कहाँ होगा, ए यहाँ से होगा, ए यहाँ होगा, और यहाँ आएगा वो कोडॉन ए सी सी। ए सी सी क्या कोड करेगा बताओ, जल्दी बताओ, ए सी सी क्या कोड करेगा, सेकंड नंबर का कोडॉन है ये, है ना, तो ये क्या होगा आपका थ्रियोनिन को कोड करेगा। ऐसे बोला है कि सी ए यू, तो सी यहाँ से फर्स्ट कोडॉन उठाया, ए यहाँ से उठाया, ए यहाँ उठाया, तो यहाँ पे होगा आपका सी ए यू, ये क्या कोड करेगा, ये कुछ अमीनो एसिड कोड करेगा, ऐसे यू जी जी, यू सी यू, सी जी यू और यू ए जी, यू ए जी क्या हो गया, ये स्टॉप कोडॉन आ गया, है ना। तो कितने अमीनो एसिड हो गए, 1 2 3 4 5 6, स्टॉप कोडॉन से तो कोई अमीनो एसिड ही नहीं होगा, इसलिए 6 अमीनो एसिड आएंगे इसमें, ठीक है। मैं भी टेबल नहीं याद करवा रहा हूँ, ऑब्वियसली इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। लेट्स मूव ऑन। The two most common processes that lead to the production of multifunctional protein from same DNA sequence, कौन सी है वो, ऑब्वियसली RNA एडिटिंग एंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, है ना। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग तुमने पढ़ा होगा, एक्सॉन 1 2 3 4 5, उसमें से मान लो 1 2 और 3 उठा ली कभी, फिर 1 2 और 4 उठा ली कभी, फिर 1 3 और 4 उठा ली कभी, फिर 1 5 उठा ली कभी, ऐसे करके आपने अलग अलग अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग पढ़ी होगी इसके बारे में ना। डिफरेंशियल प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन स्प्लाइसिंग, नहीं ये नहीं है ऐसा कुछ भी। डिफरेंशियल पॉलीएडिनाइलेशन, ऐसा होता ही नहीं है कुछ। पॉलीएडिनाइलेशन 3 प्राइम यूटीआर का और कैपिंग से क्या लेना देना। डिफरेंशियल यूसेज ऑफ एनहांसर एंड सप्रेसर, हाँ वो सही बात है, लेकिन एक ही जीन से मल्टीपल फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए एनहांसर और सप्रेसर का कोई लेना देना नहीं है। हाँ आगे, द टीआरपी ऑपेरॉन इज ट्रांसक्राइब्ड व्हेन, कब होगा टीआरपी ऑपेरॉन ट्रांसक्राइब, टीआरपी ऑपेरॉन इज ट्रांसक्राइब्ड व्हेन, क्योंकि एक तरह का रिप्रेसिबल ऑपेरॉन है, और रिप्रेसिबल ऑपेरॉन की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इफ देयर इज अ मेटाबोलाइट प्रेजेंट देन द ऑपेरॉन विल बी शट डाउन, रिप्रेस्ड। तो मेटाबोलाइट कौन है हमारा यहाँ, टीआरपी, टीआरपी है तो ओपेरॉन नहीं चलेगा, लेकिन टीआरपी नहीं है तो ओपेरॉन चलेगा। देख लो यहाँ पे टीआरपी कंसंट्रेशन इन सेल इज हाई, नो। इसके बाद में द टीआरपी रिप्रेसर इज बाउंड टू ट्रिप्टोफैन और अ सिमिलर शेप्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। द टीआरपी रिप्रेसर इज बाउंड टू ट्रिप्टोफैन, टीआरपी रिप्रेसर नहीं होता है इसके अंदर, है ना। रिप्रेसर जो होता है उस पर ट्रिप्टोफैन जो होता है वो को रिप्रेसर की तरह बाइंड करता है। ट्रिप्टोफैन इज बाउंड टू इट्स एपो रिप्रेसर, नहीं ये दोनों ही कंडीशन में, इसमें भी नहीं चलेगा इसमें भी नहीं चलेगा, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा आपका, ये स्टॉप कर देंगे दोनों, है ना। रिप्रेसर को रिप्रेसर का बाउंडिंग हो जाएगी। द एप्रोप्रिएट को रिप्रेसर इज एब्सेंट, या द को रिप्रेसर का नाम क्या है, टीआरपी। तो जब टीआरपी एब्सेंट होगा तब आपका क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा, और सॉरी टीआरपी एब्सेंट होगा तो ओपेरॉन जो होगा वो चलेगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, an operon is a, what is an operon, direct question. The operon is the cluster of regulatory sequence controlling transcription of protein coding genes responsible for single function, responsible for single function under the influence of single promoter. Next, you have isolated an Indian strain of FAS 5x174. You measure the nucleotide base content of the FAS and find the following result. A 40%, G 10%. What are the likely percentage content of T and C? देखो पहली चीज तो आपका जो ये 5x174 वाले भाई साहब है,
ये सिंगल स्ट्रैंडेड हैं और डीएनए जो है इनके अंदर वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसके ऊपर आप चार ग्राफ रूल नहीं लगा सकते हो, इसीलिए ये परसेंटेज वाले खेल तो खत्म हो गए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में भी था, उसमें मैंने पैरिटी रूल यूज किया है, तो उसको एक बार रीड कर लेना। जो सेकंड अजम्पशन है आपकी a प्लस टी और a प्लस टी इज इक्वल्स टू g प्लस सी, उससे बनाया था वो क्वेश्चन। ठीक है, पैरिटी रूल। नाउ यहाँ पे क्या है, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द गिवन डेटा, ये इसका आंसर है। उसका आंसर भी लोग बोल रहे थे कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, एक बार देख लेना उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो व्हिच इज पार्ट बी 2014। पहला सवाल, डिसकंटिन्यूअस एप्लीकेशन इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए। डिसकंटिन्यूअस एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट का बनना, मतलब सेम डिसकंटिन्यूअस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट का बनना। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कौन सी टेक्निक से पता किया गया था, कौन सी टेक्निक से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट पता किया गया था, हाँ ये बताना। इसका आंसर क्या है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, है ना, एक इधर है एक इधर है, रेप्लिकेशन फॉर्क एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मान लो इस तरफ की तरफ, तो एक ऐसे बनेगा और एक क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड ऐसे बनेगी और लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे बनेगी। ठीक है, ये बात ऑलरेडी जानते हो तुम। नेक्स्ट, प्राइमर्स आर सिंथेसाइज्ड वेयर ऑन द लिगेंड लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड पे प्राइमर कहाँ सिंथेसाइज किया जाता है, पहले तो ये बताओ कि प्राइमर्स का क्या मतलब होता है ना, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। In the beginning of every at the 5 prime end of the newly synthesized DNA, 5 prime end of the newly synthesized DNA, सही में क्या नहीं यार, 5 prime end of the parental strand होता है शायद, है ना, parental strand के सामने बनता है ना, तो parental strand क्या होगा, जैसे ये होगा, ये 5 प्राइम होगा तो ये इस तरीके से बनेगा, तो 3 प्राइम ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड होता है ना, तो कि 5 प्राइम होता है, ये 5 प्राइम देगा, ये 3 प्राइम देगा और ये 5 प्राइम की तरफ चलेगा, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम से मूव करता है। उसके बाद में द 3 प्राइम एंड ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज, तो न्यूली सिंथेसाइज पे तो लगता नहीं है, पेरेंटल पे लगता है। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, बिल्कुल, एट मल्टीपल प्लेसेस विद इन द नो मल्टीपल प्लेसेस, एक ही ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट के अंदर नहीं लगते मल्टीपल प्लेसेस। ठीक है, एन लिखा है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the difference between the core promoter and the regulatory promoter? देखो core promoter किसको कहा जाता है, core promoter उसको कहा जाता है जो आपके जीन के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाया बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, भले चाहे वो आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, एमआरएनए हो, कुछ भी हो। रेगुलेटरी प्रमोटर हम उसको बोलते हैं जो आपके कोर प्रमोटर की एक्टिविटी, आई मीन जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के जो प्रमोटर होते हैं या रेगुलेटरी प्रोटीन के जो प्रमोटर होते हैं वो रेगुलेटरी प्रमोटर कहलाते हैं। कोर प्रमोटर जो होते हैं वो आपके ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन में मदद करते हैं। सो इसमें बोला गया है क्या, ओनली द कोर प्रमोटर हैज द कंसेंसस सीक्वेंस, नहीं ऐसा नहीं है, रेगुलेटरी प्रमोटर आल्सो हैव द कंसेंसस सीक्वेंस। कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब समझते हो ना, कुछ ऐसी सीक्वेंस होगी जो बार बार रिपीटेटिव होगी। द रेगुलेटरी प्रमोटर इज फार्दर अपस्ट्रीम ऑफ द जीन, या इट इज, जैसे कि आपका एनहांसर का हो गया प्रमोटर हो गया या साइलेंसर का प्रमोटर हो गया। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू द कोर प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड्स टू द रेगुलेटरी प्रमोटर। आई बात समझ में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहाँ पे बाइंड करते हैं, कोर प्रमोटर पे, ताकि डायरेक्टली वो क्या कर सके, उसका एक्सप्रेशन करा सके जीन का। और उसके जो एक्टिवेटर प्रोटीन्स होते हैं वो किस पे बाइंड करते हैं, रेगुलेटरी प्रमोटर पे। तो 2 और 3 दोनों ही सही बात है। एक बार इसको रीड कर लेना, कोर प्रमोटर रेगुलेटरी प्रमोटर को, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं समझाई इसमें। In a TRP operon, what happens to the TRP repressor in the absence of tryptophan? TRP operon में क्या होगा अगर TRP रिप्रेसर जो है, मतलब सॉरी, क्या होगा TRP रिप्रेसर का अगर आपकी एब्सेंस है ट्रिप्टोफैन की। अभी बताया ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर है, तो आपका इनएक्टिव होगा कौन, TRP रिप्रेसर। तो it binds to the operator and repress transcription, no it does not. It cannot bind to the operator and transcription take place, definitely. It binds to the regulatory gene and repress transcription, कोई लेना देना नहीं है। It cannot bind to the regulatory gene and transcription takes place. It cannot bind to the regulatory gene, अभी बात की थी ना, रेगुलेटर जीन से कोई लेना देना नहीं है, तो दैट्स व्हाई ये भी गलत हो जाता है। तो इट कैन नॉट बाइंड टू द ऑपरेटर, क्योंकि आपका कभी भी रिप्रेसर रेगुलेटर पे बाइंड नहीं करता, हमेशा ऑपरेटर पे ही बाइंड करता है। अगला, द बेसिस AGUCI, ओके, द बेसिस AGUCI, यहाँ पे आई का मतलब आइनोसिन, ऑल अकर एट द 5 प्राइम पोजीशन ऑफ द एंटीकोडॉन्स इन द टीआरएनए। ठीक है, एंटीकोडॉन बना दो एक 5 प्राइम पे, AGUCI, पांचों में से कुछ भी मिल सकता है। What is the minimum number of tRNA required to recognize all codons of amino acid specified by codons with complete degeneracy? पहले तो ये समझना पड़ेगा कंप्लीट डिजेनरेसी का क्या मतलब होता है। कंप्लीट डिजेनरेसी का सीधा मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। कंप्लीट डिजेनरेसी का मतलब ये है कि आपके एक अमीनो एसिड जो है वो मतलब एक से ज्यादा कोडॉन से आपका कोड हो सकता है। ठीक है, दैट इज कंप्लीट डिजेनरेसी, कोडॉन डिजेनरेसी। इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो होगा वोबल पेयरिंग के बारे में, वोबल पेयरिंग। और वोबल पेयरिंग क्या करती है
कि आपका जो 5 प्राइम के ऊपर यहाँ पे जब हम, ये क्या है हमारा 5 प्राइम एंटी कोडॉन का है, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा आपका अल्टीमेटली कोडॉन होगा, और कोडॉन का क्या होगा, ये इधर 3 प्राइम होगा। तो उसके बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप इसको यूज करोगे। इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है, एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, बता दे रहा हूँ क्या है फॉर्मूला, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। राइट, तो हमको यहाँ पे कितने कोडॉन्स लगेंगे, देखो AGUCI है हमारे पास में। तो अगर मैं कोई ऐसा वो बना लूँ अपने पास में कि हमको पता चल जाए कि ठीक है ये हमारे पास में TRNA चाहिए अपने को, है ना, ताकि सारे वो बना सके, तो AGUCI वाले बना लेते TRNA। देखो 2 TRNA हमको यहाँ पे लगेंगे, पहला होगा TRNA1 जिसके अंदर एंटीकोडॉन 1 होगा, और एंटीकोडॉन 1 क्या होगा, वोबल पेयरिंग यूज कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी XY और आई थिंक U, या इट इज XY U। तो 5 प्राइम पे क्या है अपना U है, यहाँ पे बोला था ना 5 प्राइम पे U भी हो सकता है, U है। और ये किस किस से बाइंड करेगा, ये आपका XY, यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, सॉरी कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है AGCI U में से, और आपका आखिरी में U होगा। ये आपका आगे बाइंड कर सकता है XYA या XYG, दोनों में से किसी से भी। मतलब कोडॉन में अगर आखिरी में इधर AG आ रहा है तो इसको ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। दूसरा जो TRNA हमको लगेगा उसका एंटीकोडॉन जो होगा, एंटीकोडॉन 2, वो होगा आपका XYG, भाई 3 प्राइम 5 प्राइम के 5 प्राइम पे क्या होगा, ये XY और G। ये जो G है ये आगे आपका कोड करेगा किसको, U और आपके C के लिए, ठीक है, U और C के लिए, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट इट। यहाँ पे वोबल पेयरिंग का कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये दोनों जो है ये वोबल पेयरिंग के कॉन्सेप्ट है, और इसके बेसिस पे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमको कितने TRNA चाहिए होंगे, हमको मिनिमम 2 TRNA चाहिए होंगे, एक ये वाला XYU, एक ये XYG, और इनके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा फॉर्मेशन चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जीन फॉर 16S एंड 28S rRNA आर ट्रांसक्राइब्ड बाय, कौन है जो 16S और 28S rRNA को ट्रांसक्राइब करता है, यार सिंपल बात है, rRNA के लिए क्या है हमारे पास में, RNA पॉलीमरेज 1, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, फॉर E. coli राइबोसोमल रिलीज फैक्टर जीन, अच्छा द E. coli राइबोसोमल रिलीज फैक्टर RRF, राइबोसोमल रिलीज फैक्टर, इसके अंदर आपका इन फ्रेम स्टॉप कोडॉन होता है, उसके अंदर ही स्टॉप कोडॉन लगा होता है जो कि मिडिल में होता है आपके प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस के। अगर आप इस स्टॉप कोडॉन को, जो राइबोसोम रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर कहाँ पे काम करता है, टर्मिनेशन में काम करता है ट्रांसलेशन के, हम जानते हैं बात, रिलीज फैक्टर 1 2 3 जो कि टर्मिनेशन कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है, वहां बाइंड करता है और उसके बेसिस पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स छुड़वा देता है, ऐसे ही होता है। सो अगर आप स्टोन कोडॉन को म्यूटेट कर देते हो इस जीन में, जिसकी वजह से आपका जो प्रोटीन होगा वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, मतलब आपके RRF जो होंगे काम करना बंद कर देते हैं। Which one of the following is an adequate explanation for this observation? ऐसा क्या हो रहा है कि अगर आप स्टॉप कोडॉन को म्यूटेट कर दे रहे हो तो आपका जो प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल हो जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, when the intracellular concentration of this protein is low, ribosome jumps over the stop codon and synthesizes the full length protein. Okay, when it is high, the protein itself facilitate release of its mRNA from the ribosome at the stop codon. देखो जब आपके पास राइबोसोम रिलीज फैक्टर्स की कमी है तो सेल के अंदर ये काम करेगा कौन, जो आपका राइबोसोम रिलीज फैक्टर कर रहा है। राइबोसोम रिलीज फैक्टर का क्या काम है कि राइबोसोम को स्टॉप कोडॉन रिकॉग्नाइज करा के उसको हटाने में मदद करें। पर तुम कॉमन सेंस लगाओ कि अगर राइबोसोम रिलीज फैक्टर में ही प्रॉब्लम है, वो है ही नहीं सेल के अंदर, तो ऐसा कौन है जो आपके राइबोसोम को वहां से हटाने में मदद करेगा, कोई भी नहीं। इस वजह से क्या होगा, आपका जब प्रोटीन लो होगा तो राइबोसोम जो होगा वो आपका स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और आगे बढ़ जाएगा और फुल लेंथ प्रोटीन बनाएगा। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे राइबोसोम रिलीज फैक्टर है तो फट से आके स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करवा देंगे और वहां से फिर आपका क्या होगा, प्रोटीन डेवलपमेंट रुक जाएगा। समझ में आया? जीन सूडोजीन नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, अगर सूडोजीन होता तो इसका कोई रिलीज फैक्टर डेवलपमेंट होता ही नहीं। इन दिस केस द स्टॉप कोडॉन इज नॉट अ रियल स्टॉप कोडॉन बट कोड्स फॉर एन अननेचुरल अमीनो एसिड। ये भी बहुत बकवास बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट मुझे एक आंसर और लगता है, द स्टॉप कोडॉन इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द एमआरएनए। ये मुझे लगता है एक ये आंसर और भी हो सकता है कि भैया जो आपका स्टॉप कोडॉन है वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा है एमआरएनए का, और उस टाइम पे जब आपका ये प्रोसेस पूरी चल रही है तो वो आपका रिकॉग्नाइज नहीं होता है और एट द एंड, बट मुझे लगता है कि अब इसको हटा देना चाहिए। हमारे पास अभी ये बेटर आंसर है कि जब इसकी लेवल कम है तो राइबोसोम को कोई सिग्नल देने वाला ही नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है और इस वजह से इसको हटाओ, छोड़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a closed circular plasmid of length 5000 base pair is completely relaxed in an aqueous buffer, ठीक है। the plasmid is put in 80% ethanol so that it transform to ADNA, okay। ऑब्वियसली तुम समझ गए होंगे, इथेनॉल डाल दिया मतलब हमने क्या किया है, वहां पे क्या किया है, ह्यूमिडिटी कम कर दी ना कि बढ़ा दी। बताओ तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए कहाँ में बनता है, ज्यादा ह्यूमिड में बनता है या कम ह्यूमिड में बनता है, कम पे या ज्यादा पे, ह्यूमिडिटी का क्वेश्चन है ये। हाँ,
आपसे पूछा गया है कि उसकी स्टेट ऑफ इट सुपर हेलिसिटी, सुपर हेलिकल अरेंजमेंट में क्या होगा। देखो, जब आप एक प्लाज्मिड को एक सेल में से निकालते हो जिसके लेंथ भले ही 5000 10 हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो बी फॉर्म में रहेगा हमेशा। और जब बी फॉर्म में सेल में है, आपने उसको इथेनॉल में डाला और वो ए फॉर्म की तरफ मूव करने लगा, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उसके जो बेस पेयर्स हो गए वो पास में आ गए, और जो पिच है, मतलब जो हेलिक्स पर टर्न का जो लेंथ होता है वो कम हो गया। पिच की लेंथ कम हुई, इसका मतलब उसके अंदर क्या बढ़ी, टाइटनेस बढ़ी, है ना, क्योंकि वो जब पिच की लेंथ छोटी करनी तो क्या करना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा। टाइट करोगे तो क्या होगा, जब आप टाइट करोगे तो उसके अंदर ट्विस्टिंग बढ़ेगी, और ट्विस्टिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके अंदर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट होगी। अभी अभी मैं समझा के आया हूँ, L इज इक्वल्स टू टी प्लस डब्ल्यू। ट्विस्टिंग बढ़ानी है तो ट्विस्टिंग बढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ट्विस्टिंग बढ़ रही है तो ट्विस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ में आपको क्या होगा, अरेजिंग भी देखने को मिलेगी। टाइट हो रहा है वो, ट्विस्टिंग बढ़ रही है तो आपको मेंटेन करना है उसको स्ट्रिक्ट में, तो आपको पॉजिटिव सुपर कॉइल जनरेट करना पड़ेगी। ठीक है, ये बेसिस है। अच्छा, पिच कितना होता है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए का पिच होता है आपका कितना, 2.4 समथिंग कुछ होता है, और बी फॉर्म का कितना होता है, 3.4 समथिंग। ऑलरेडी तुम जानते हो, नैनोमीटर में लिखा है दोनों वैल्यूज। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इवेंट लीड टू द चेंज इन द डीएनए। इन्वर्जन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है, और ट्रांजिशन हो सकता है। कौन सा वाला ऐसा एक चेंज है जो आपके लिंकेज मैप को बदल देगा। व्हाट इज द लिंकेज मैप, लिंकेज मैप टॉक्स अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द जीनोम एंड कितने आपके, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो क्या है पॉसिबिलिटी, अगर ट्रांसलोकेशन हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो फिर डिस्टेंस में चेंज आएगा। अगर इन्वर्जन हो जाता है तो भी डिस्टेंस में चेंज आएगा। ये दो ही एक पॉसिबिलिटी है क्या। अच्छा, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब प्यूरिन से प्यूरिन बदल गया तो डिस्टेंस में कोई चेंज आएगा क्या, या पेरिमिडिन से पेरिमिडिन बदल गया तो। और रिकॉम्बिनेशन भी हो गया तो इससे कोई डिस्टेंस में चेंज आएगा क्या। अगर रिकॉम्बिनेशन से डिस्टेंस में चेंज आता होता तो हम कभी भी बात ही नहीं करते कि भैया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से हम लिंकेज बता सकते, क्योंकि वो तो हर बार बदल जाता। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज ए एंड सी। सो दैट इज ऑल फॉर योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पिछले 10 साल के पेपर्स ऑफ बीईटी डीबीटीजीआरएफ एग्जाम। सो दिस इज अबाउट इट। अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो हम इम्यूनोलॉजी पे बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे सवाल है, इसमें मैंने माइक्रो भी साथ में इंक्लूड कर दिया है, तो माइक्रो और इम्यूनो साथ में हो जाएगा। फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या मजेदार बातचीत निकल के आती है। ठीक है भाई लोग, तो मिलते हैं इसी के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड 1 और 2 पॉइंट्स। मजा आया होगा तुमको एक सॉल्व करके। प्लीज अच्छे सॉल्व करो, क्वेश्चन रिपीटेड है, तुम ऑलरेडी जानते ही हो, तो पिछले पहले रिपीट हुए तो आगे भी रिपीट होंगे। ठीक है, और अगर चाहो तो अपने दुश्मनों के साथ जरूर शेयर करना है इसको। ठीक है, चलो मिलते हैं इसी के साथ, टेक केयर, बाय बाय।